हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYSK। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से रिलेटेड मॉडल सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा सेट नंबर 8 है। इससे पहले हम लोग 7 सेट देख चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी वीडियो में हम लोग GK GS और हिंदी के 75 प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहते हैं तो उन्हें अपना त्याग पत्र किन्हें देना होगा? तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से किसी को नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो होता है वो एक अस्थायी सदन होता है, इसलिए इसे कोई भी भंग नहीं कर सकते। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है? यानी हमारी संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द एक क्रम से दिए गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी एवं गणतंत्र राज्य। ये जो है वो सही क्रम है। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा का नेता कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के नेता होते हैं, क्योंकि लोकसभा के निर्वाचन के द्वारा प्रधानमंत्री की चुनाव होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब आयोजित किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो। सही उत्तर हो जाएगा एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी CSO के द्वारा राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं। CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा USA। सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता USA से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और बिहार में कृषि के अंतर्गत कितने क्षेत्र आते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से हमें भाग देना होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? परोक्ष यानी प्रत्यक्ष कर हैं। सही उत्तर हो जाएगा आय कर एवं संपत्ति कर। आय कर एवं संपत्ति कर जो है वो एक प्रत्यक्ष कर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फर्नांडो कोलोर द मेलो किस देश के हैं? फर्नांडो कोलोर द मेलो किस देश के हैं? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। फर्नांडो कोलोर द मेलो ब्राज़ील के निवासी हैं। अगला प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एलिफेंट पास स्थित है? सही उत्तर बताएं।
सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। एलिफेंट पास जो है वो श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? सॉरी, सही उत्तर हो जाएगा डैन्यूब। डैन्यूब नदी जो है वो जर्मनी की नदी है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। अगला प्रश्न, किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है? तो सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा तंजानिया। किलिमंजारो पर्वत शिखर जो है वो तंजानिया में स्थित है। अगला प्रश्न, स्थानीय पवन का एक उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा चिनूक। चिनूक जो है वो स्थानीय पवन का उदाहरण है और यह अमेरिका का स्थानीय पवन है जिसका तापमान लमसम 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश है? यहाँ पे प्रति हेक्टेयर की बात क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन बात करें कि विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा गेहूं की उपज कौन करता है, तो वहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है वो विश्व स्तर पर सबसे नंबर 1 पे है गेहूं उत्पादन में। अगला प्रश्न है हमारा, मर्डेका कप संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से। मर्डेका कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, इक्वाडोर की राजधानी है? सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। अगला प्रश्न, वीरभूमि समाधि है, यानी वीरभूमि किन की समाधि स्थल है? सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी की। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीरभूमि कहते हैं। अब बात कर लेते हैं बाकियों की। तो इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल, जबकि लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट बोला जाता है और महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी जी ने किन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी राजनीतिक गुरु अपने गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला प्रश्न है हमारा, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा विजय सेन। विजय सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्रम की रचना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा था कब? सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था किस वर्ष? सही उत्तर हो जाएगा 1542 में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अफगान शासक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी। भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था जिसने लोदी वंश की स्थापना की थी। इस अनुसार पहला अफगान वंश कौन सा हमारा था? तो लोदी वंश था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान ने प्रावधान किया है? सही उत्तर हो जाएगा एकल नागरिकता का। भारत में एकल नागरिकता है, यानी कि राज्य और भारत, यानी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे दोनों में हमें एक ही नागरिकता से काम चल जाएगा। लेकिन द्वैध नागरिकता का अर्थ होता है कि हमें राज्य की नागरिकता भी लेनी पड़ेगी और देश की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी, जो कि अमेरिका में है। द्वैध नागरिकता कहाँ पे है? यूएसए में द्वैध नागरिकता है। अगला प्रश्न,
संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा संसद के द्वारा। यदि हमें मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना होगा तो यह संसद के द्वारा ही संभव है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किन्हें देते हैं? सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति जी को देंगे और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, जो कि हमारा जीके के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। आनंद मठ के लेखक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो यहाँ पे हमारा जीके का प्रश्न खत्म होता है। चलिए अब चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की तरफ। जीएस का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? सही उत्तर बताइएगा। स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? तो स्टील है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा हीरा। हीरा जो है वो एक ही तत्व कार्बन से बना हुआ है, क्योंकि हीरा जो है वो कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के मुख्य दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, सोल्स ने आविष्कार किया किस चीज़ का? ट्रांजिस्टर का, टाइपराइटर का, रडार का या टेलीप्रिंटर का? सही उत्तर हो जाएगा टाइपराइटर का। सेल्स ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, यानी वायुमंडल में उपस्थित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली बीमारी है? सही उत्तर बताइएगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। सही उत्तर हो जाएगा क्वाशियोरकर रोग। क्वाशियोरकर रोग जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, दूध में वसाधारिता कम हो जाती है कब? सही उत्तर होता है ग्रीष्म ऋतु में। दूध में वसाधारिता कम हो जाती है गर्मी के दिनों में। वसाधारिता के कारण ही जो ग्वाले होते हैं वो गाय या भैंसों से, मवेशियों से दूध निकाल लेते हैं। वो सुबह होने से पहले यानी कि सूर्य निकलने से पहले ही मवेशियों से दूध निकाल लेते हैं, जिससे कि वसाधारिता उसमें ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है, यानी सबसे प्रचुर मात्रा में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं और उसके बाद कार्बन। अगला प्रश्न, प्रति 24 घंटे में एक वयस्क के शरीर में उत्पन्न होने वाले मूत्र की मात्रा होती है? सही उत्तर हो जाएगा 3 लीटर। एक वयस्क के शरीर में 3 लीटर मूत्र 24 घंटे के अंदर बनता है। और बात कर ले 1.5 लीटर की, तो 1.5 लीटर लार बनता है। अगला प्रश्न, यदि आप एक समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलकर आते हैं तो आपकी छवि आपकी ओर किस गति से बढ़ेगी? तो सही उत्तर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो समतल दर्पण में होते जो स्पीड है वो दुगनी हो जाती है। हमारे स्पीड से हमारी छवि जो होती है वो दुगनी स्पीड से हमारी ओर आती है। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल न हो तो दिन की लंबाई क्या होगी? सही उत्तर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वायुमंडल के कारण हमारे दिन लंबे होंगे छोटे होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न, टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर जिस पदार्थ का लेप होता है वह कौन सा है?
सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। प्लास्टिक के टेपों पे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ाया होता है। अगला प्रश्न है, निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है सूर्य के अतिरिक्त, यानी कि सूर्य के अलावे। सही उत्तर हो जाएगा 42 वर्षों में। सूर्य का जो रोशनी है हमारे पृथ्वी पर 500 सेकेंड में आ जाता है। कितने? 500 सेकेंड में। लेकिन सूर्य के अलावे जो हमारा निकटतम तारा है वो 42 वर्षों में उसकी रोशनी हमारे धरती पर आती है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब। सही उत्तर हो जाएगा ध्वनि के स्रोत से प्रेक्षक जो है वो दूर हो तो डॉपलर प्रभाव प्रभावित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है। सही उत्तर हो जाएगा 10 के पावर -15। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या 10 के पावर -15 होती है। अगला प्रश्न, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग होता है किसके आयु ज्ञात करने में। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्मों की आयु पता चलाने में। रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति का उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। और बात कर ले कि पेड़ों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, तो उनके वार्षिक वलयों को गिन करके उनकी आयु की गणना की जाती है, जितने वलय उतने वर्ष। अगला प्रश्न, ब्रोंकाइटिस एक रोग है किस अंग का, रक्त का, यकृत का, अतरियों का, फेफड़ों का। सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ों का। अगला, बीसीजी का टीका दिया जाता है किस रोग से बचाव के लिए। सही उत्तर हो जाएगा क्षय रोग यानी टीबी। टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का पूर्ण अर्थ होता है बैसिलस कैल्मेटेटे ग्यूरिन। बैसिलस कैल्मेटेटे ग्यूरिन। और क्षय रोग के लिए एक औषधि भी आती है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न, सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी है। सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है, अगर एक गांव में हो जाए किसी को तो पूरा का पूरा गांव ही सो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न, घाव को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन है। सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो घाव को शीघ्र भरने में मदद करती है। अगर जान लें विटामिन सी का रासायनिक नाम तो क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन के का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है। सही उत्तर हो जाएगा डीएनए। आनुवांशिक कूट के संग्रह डीएनए के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा सोते वक्त हमारा रक्तचाप घट जाता है। अगला प्रश्न, जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा वह जो वस्तु होती है वो ऊष्मा का अवशोषण करती है। अगला प्रश्न, सड़क की रोशनी के परावर्तक साधारणतः होते हैं कौन से दर्पण, यानी रेड लैंप में जो लगे होते हैं वो कौन से दर्पण होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि जो अवतल दर्पण होते हैं वो प्रकाश के अपकारक होते हैं। अपकारक नहीं, अपसारित करते हैं, यानी अपसारित यानी फैला देते हैं, इसलिए रोड लैंप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है, वाद्य भट्टी से प्राप्त लोहे को कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ढलवा लोहा। वाद्य भट्टी से प्राप्त लोहे को ढलवा लोहा कहा जाता है। और वाद्य भट्टी की जो तापमान को मापा जाता है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों का जनन अवयव होता है? सही उत्तर हो जाएगा पुष्प। पौधे का जनन अवयव पुष्प होता है। तो यहाँ पे हमारा साइंस का क्वेश्चन खत्म होता है। चलते अब हिंदी क्वेश्चन की तरफ। तो हिंदी में सबसे पहले हमें 5 नंबर का गद्यांश पूछता है। और हर बार हर वीडियो में हम बताते हैं गद्यांश को बनाने के लिए सबसे पहले हम गद्यांश के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, बसंत पंचमी का उत्सव कहाँ मनाया गया? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अटलांटा। अगला, बसंत पंचमी का उत्सव कैसे मनाया गया? नृत्य करके, सांस्कृतिक संध्या के रूप में, नाटक खेलकर, भोजन का आयोजन कर। अगला, इस गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। होली का त्यौहार, बसंत पंचमी, अटलांटा में बसंत और होली या अमेरिका में होली। अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त युग्म शब्द देश प्रदेश कौन सा समास है? कर्मधारय, नज, बहुव्रीहि या द्वंद्व। अगला, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द सूक्ष्म का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपके आंसर मिल सकें। गद्यांश है हमारा, आज बसंत पंचमी है और सबने मिलकर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया है। अनामिका एवं देवर्षि इंडियन रेस्तरां से खास्ता, कचौड़ी, चाट और रसमलाई ले आई। सर्वप्रथम देवर्षि ने कराके पर रिमझिम गिरे सावन और मेरे नैनो सावन भादो गीत गाए। तत्पश्चात अनामिका ने मेरे कुछ सामने आज बसंत पंचमी है और सबने मिलकर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया है। अनामिका एवं देवर्षि इंडियन रेस्तरां से खास्ता, कचौड़ी, चाट और रसमलाई ले आए हैं। सर्वप्रथम देवऋषि ने कराओके पर रिमझिम गिरे सावन और मेरे नैने सावन भादो गीत गाए। तत्पश्चात अनामिका ने मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है कविता गाकर सुनाई। बसंत ने अटली जी व मुशर्रफ के चुटकुले सुनाए। नीलम ने बच्चों के हास्यास्पद प्रसंग सुनाए। मैंने बसंत ऋतु पर स्वरचित कविता पहन साटिका पीली पीली, बसंत ने रंगमंच सजाया, युवा प्रकृति का पा संदेशा, ऋतुराज प्रियतम आया एवं कुछ शेर सुनाए। रात्रि के 11 बज चुके थे, अतः हम लोग विदा लेकर वापस चल दिए। देवऋषि के आवास तक पहुँचते पहुँचते 12 बज गए। रात्रि बसंत सम गमक रही थी। आज होली का त्यौहार है। मेरे मन में भारत की होली की मीठी मीठी यादें रह रहकर आ रही हैं। देवऋषि ने बताया कि अटलांटा में भारतीयों की संख्या बहुत अधिक है, परंतु यहाँ घर घर या मोहल्ले मोहल्ले में होली न खेलकर 3 स्थलों पर इकट्ठे होकर होली खेली जाती है। इंडियन ग्लोबल मॉल में होली का आयोजन उच्च स्तर पर होता है। अमेरिकन इंडियन कल्चर एसोसिएशन के सभी उत्सव भी इसी मॉल में होते हैं। शक्तिपीठ देवी मंदिर में भी होली खेलने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। उत्तरांचल एसोसिएशन व विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर होली मिलन का आयोजन एक पार्क किराए पर लेकर किया था। वहां होली खेलने का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से 4 बजे के मध्य था। हम लोग वहीं होली खेलने गए थे। वहाँ खूब रंग खेला गया और जमकर पीना, खाना और नाच गाना हुआ। सभी वर्ग, आयु एवं लिंग के लोग मस्त होकर यहाँ भारत की संस्कृति का स्थापना कर रहे थे। आगे है, अगले दिन इंडियन ग्लोबल मॉल के शिव मंदिर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहाँ 12 कवयित्रियाँ व कवि उपस्थित थे। मैं अकेली भारत से आई थी, बाकी कविगण स्थानीय थे। सीमा पाठक नामक एक नवोदित कवियत्री का प्रयास बहुत ही अच्छा था। मैंने
अपने 2 गीत गाकर प्रस्तुत किए और बैठने लगी तो सबने और गाने का आग्रह किया। सबके आग्रह पर एक गीत और सुनाया। रात के 10 बजे सूक्ष्म जलपान के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। अमेरिका में अन्य उन स्थानों पर भी जहां पर भारतीयों की संख्या अधिक है, होली का आयोजन बड़े ही धूमधाम से होने लगा है। मुझे यह जानकर अत्यंत आश्चर्य हुआ और प्रसन्नता भी कि हिंदुओं के इस रंगारंग पर्व पर विदेश में लोग बिना जाति, धर्म, वर्ण, देश परदेश की भावना पर विचार किए सम्मिलित होने लगे हैं। साथ ही हृदय में यह सोचकर कसक भी उठी कि बचपन में हम जितने उत्साह से हिंदू मुस्लिम का विचार किए बिना होली खेला करते थे, वह भावना अब भारत में समाप्त हो रही है। तो यहाँ पे हमारा गद्यांश कंप्लीट होता है। अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, बसंत पंचमी का उत्सव कहाँ मनाया गया? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा अटलांटा में। बसंत पंचमी का जो उत्सव था वो अटलांटा में हुआ था। अगला प्रश्न, बसंत पंचमी का उत्सव कैसे मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक संध्या के रूप में। अगला प्रश्न, एक गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अटलांटा में बसंत और होली। गद्यांश के शीर्षक करने का अर्थ उस गद्यांश, वह जो गद्यांश है मूल रूप से किस पे केंद्रित है? तो क्या था? बसंत और होली पे। कहा कि अटलांटा के बसंत और होली पर। अगला प्रश्न, गद्यांश में प्रयुक्त युग्म शब्द देश परदेश कौन सा समास है? तो देश परदेश जहाँ भी हाइफन लग जाए वह द्वंद्व समास में आता है। अगला प्रश्न, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द सूक्ष्म का कौन सा पर्यायवाची है? सूक्ष्म यानी कम, छोटा, अल्प। सही उत्तर हो जाएगा अल्प, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। चरण कमल कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि। अगला प्रश्न, जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा अनुपम। जिसकी उपमा न की जाए उसे अनुपम कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंश का विशेषण क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा आंशिक। अगला प्रश्न, नवग्रह कौन सा समास है? सही उत्तर हो जाएगा द्विगु। द्विगु समास, ऐसे समास जिसमें संख्या आ जाए, जैसे नवग्रह, नवग्रहों का समाग्रह को नवग्रह कहते हैं, इसे द्विगु समास कहते हैं। अगला प्रश्न, आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कौन सा सर्वनाम है आप? आपके ऑप्शन हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। सही उत्तर हो जाएगा निजवाचक। आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, कान भरना। कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा शिकायत करना। अगले प्रश्न को देखते हैं। मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा मेघनाद। मेघ के समान गर्जन करने वाले को मेघनाद बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में उभयलिंगी कौन सा शब्द है? उभयलिंगी यानी कि जो दोनों लिंग का हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो, एक ही चीज़ में हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मा। आत्मा जो है वो उभयलिंगी शब्द है। अगला प्रश्न, दाल भात में मुसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा बिना मतलब दखल देना। दाल भात में मुसलचंद का कहावत है बिना मतलब दखल देना। अगला, मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का क्या अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा रिश्वत मिलना। अगला है, शब्द शक्ति की संख्या कितनी है? शब्द शक्ति की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 3। शब्द शक्ति की संख्या 3 है। अगला, उपमा अलंकार का उदाहरण है। सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमुख। उपमा अलंकार का उदाहरण चंद्रमुख है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? सही उत्तर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। अगला प्रश्न,
गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, गम शब्द किस भाषा का है? सही उत्तर हो जाएगा उर्दू। गम शब्द जो है वो एक उर्दू भाषा है। तो यहाँ पे हमारा आज का यह सेट ख़त्म होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चेंजमेंट करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।